हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अगला वीडियो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट देखेंगे जो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं सिटीजनशिप दिया गया है। सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान है वो आपके पार्ट 2 में लिखे गए हैं संविधान में। यहाँ पर आर्टिकल जो कवर होता है फ्रेंड्स वो आपका आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कवर होता है। इससे पहले फ्रेंड जो वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था उसमें हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हैं पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था और ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक के जो प्रोविजन है इनको हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करें और इस वीडियो पर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे और इसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान के द्वारा जो नागरिकता प्रोवाइड की जाती है वो किस प्रकार की नागरिकता है या सिटीजनशिप है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2015 में हाल ही में पूछा गया है, तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान की बात करें फ्रेंड्स, तो जो हमारा संविधान है वो केवल 26 जनवरी 1950 तक की ही नागरिकता की बात करता है। 26 जनवरी 1950 तक के नागरिकता के जो विषय हैं, या आप कह सकते हैं इससे पहले जो नागरिकता के विषय हैं वो हमारे संविधान के द्वारा डील किए जाते हैं। इसके बाद जो नागरिकता के विषय हैं उन्हें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा डील किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो संवैधानिक प्रावधान है नागरिकता के वो केवल 26 जनवरी 1950 तक की हैं। 26 जनवरी 1950 तक के बाद के जो प्रावधान है वो सांविधिक हैं, वो संवैधानिक नहीं है, वो आपके सांविधिक हैं, वो स्टैट्यूटरी हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप कह सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा डील किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की। अगर हम आर्टिकल 9 को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 9 है, तो वो क्लियरली ये बात बताता है कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति है उसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है तो जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भारत का नागरिक है और उसने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, नागरिकता ले ली है, तो जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है या एकल नागरिकता की बात की जाती है। अगर डुअल सिटीजनशिप की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपकी यूएसए में प्रोवाइडेड है। यूएसए का कोई भी नागरिक है तो उसके पास दोहरी नागरिकता है। एक तो उसके पास आप कह सकते हैं सेंटर की नागरिकता है यूएसए की, और दूसरा वो जिस स्टेट में रिसाइड कर रहा है वहां की भी नागरिकता उसे प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, एकल नागरिकता की बात की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पार्ट 2 है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर आगे इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होंगे इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रोविजंस लिखे गए हैं, आर्टिकल 5 टू 11। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी यहाँ पर सिटीजनशिप की हम बात करेंगे वो 26 जनवरी 1950 तक की ही करेंगे, जो कि आपका कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डेट है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया था। तो यहाँ तक की हम प्रोविजन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आर्टिकल 5 की हम बात करें, आर्टिकल 5 को देखें तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि सिटीजनशिप एट द रेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक के है जो प्रावधान है नागरिकता के, उनको हम यहाँ पर डील करते हैं। तो ये बात हमें आर्टिकल 5 ये इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 6 की हम बात करें तो आर्टिकल 6 में उन लोगों के नागरिकता के अधिकार की बात की जाती है जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत चले आए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत चले आए, माइग्रेट हो गए, उनके नागरिकता के अधिकारों की बात हम करते हैं अनुच्छेद 6 के माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल 6 के माध्यम से। अगर आर्टिकल 7 की हम बात करें तो यहाँ पर उन लोगों के नागरिकता अधिकार की बात की जाती है जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, या फिर उन लोगों के अधिकार की बात की जाती है जो पहले तो भारत से पाकिस्तान चले गए फिर रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान से भारत चले आए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 8 की हम बात करें तो यहाँ पर जो पीआईओ होते हैं आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
या फिर जो आपके OCI होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके सिटीजनशिप राइट्स की बात की जाती है आर्टिकल 8 के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 9 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 9 बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने वॉलंटरली किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है तो जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर किसी ने अपनी स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आर्टिकल 10 की हम बात करें तो आर्टिकल 10 जो भी सिटीजनशिप राइट हमारे पास हैं, जो भी नागरिकता के अधिकार हमारे पास हैं, उनको कंटिन्यू करने की बात करता है। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इनको कंटिन्यू करने के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास नागरिकता अधिकार है, तो आवर सिटीजनशिप राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस और लेजिस्लेशंस मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा उसके अनुसार हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चल रहे हैं तो जो सिटीजनशिप है उसको समाप्त करने के भी प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। 3 तरह से हमारे सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा जो संविधान है वो केवल सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात करता है, कि सिटीजनशिप देने की बात करता है, लेकिन जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा वो आप कह सकते हैं सिटीजनशिप के एक्विजिशन की भी बात करता है और टर्मिनेशन की भी बात करता है, कि मतलब सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात भी करेगा और उसको कैसे वापस छीन लिया जाए ये भी बात बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, एक्वायर करने के 5 तरीके यहां पर दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट में, और छीनने के आप कह सकते हैं 3 तरीके मेंशन है। थ्रू वी कैन से दैट टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन और रिनंसिएशन, ये 3 मेथड हैं आप कह सकते हैं सिटीजनशिप खत्म करने के। और देने के भी कुछ मेथड हैं, जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की गई है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारे तरीके भी मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को शक्ति देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की या रेगुलेशन बनाने की। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 11 हमें क्या बताता है अनुच्छेद 11 कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट, प्लीज रिमेंबर, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब जो सिटीजनशिप लॉज हैं उनको रेगुलेट करने की, उनके ऊपर कोई लॉ बनाने की, उनमें अमेंडमेंट करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? तो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास है। ये राइट विधानसभाओं के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो ओवरऑल था कि 5 से 11 तक के प्रोविजंस हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आर्टिकल 11 में जो अधिकार दिया गया है, जो आपको पावर दी गई है पार्लियामेंट को, इसी का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 का निर्माण किया। ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद की जो नागरिकता के विषय उनको डील करता है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 5 को देखें फ्रेंड्स, तो यहां पर सिटीजनशिप एट द रेट ऑफ कमेंसमेंट की बात की गई है। 26 जनवरी 1950 तक के ही जो नागरिकता अधिकार है उनकी बात की गई है। तो यहां पर फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति अगर भारत की टेरिटरी में डोमिसाइल है, अगर कोई भी पर्सन रिसाइड कर रहा है भारत के अंतर्गत ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वो भारत में पैदा हुआ हो, यदि उसके पेरेंट्स में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। अब यहाँ पर भारत, वो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बार बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम भारत के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में अब भारत ही बोलूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि मैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपके यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं, यहां पर आपके स्टेट्स भी आ जाते हैं, और यहां पर एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक वाइडर टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं ये सभी शामिल है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो भारत में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स में से कोई भारत में पैदा हुआ, तो उसे हम भारत का नागरिक कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एक प्रोविजन और है कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है तो उसे भी हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे या भारत का नागरिक कंसीडर करेंगे। ये बात आपकी यहां पर लिखी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी जो कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950, उससे ठीक पहले 5 साल तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह भारत में रह रहा है तो उसे भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 आप कह सकते हैं कि उन लोगों के नागरिकता अधिकारों की बात करता है जो लोग पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए हैं। पाकिस्तान से यदि इंडिया में कोई माइग्रेट हो रहा है तो उसके सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो डील किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर वो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है जो माइग्रेट कर रहा है, उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ हो, तो उसे भारत का नागरिक कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये प्रोविजन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। अगर जो माइग्रेशन है वो 19 जुलाई 1948 से पहले हो रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि माइग्रेशन से लेकर के 19 जुलाई 1948 तक का जो समय है, अगर इस दौरान वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया की टेरिटरी में, तो उसे इंडिया का सिटीजन कंसिडर कर लिया जाएगा।
लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद ये माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन वो एप्लीकेशन डालने जा रहा है सिटीजनशिप का या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहा है सिटीजनशिप के लिए, उस दिन से ठीक 6 महीने पहले तक वो भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहा हो, अगर माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 के बाद हो रहा हो। तो ये प्रोविजन आपका आर्टिकल 6 में बताता है। तो इसको आप यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आर्टिकल 6 है हमारा, ये बात करता है माइग्रेशन की फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहा है, अगर वो भारत में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन है इसका, वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए ये एक डेट लिख दी गई है 19 जुलाई 1948, अब इस डेट से पहले अगर किसी व्यक्ति का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो जिस दिन माइग्रेशन हुआ है उस दिन से लेकर के अगर 19 जुलाई 1948 तक वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह इंडिया में है, तो उसे सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा, तो इसे इंडिया का सिटीजन कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हो रहा है, सपोज कीजिए ये इतने दिन बाद माइग्रेट हुआ, ठीक है, ये माइग्रेशन दिन है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन ये अपना सिटीजनशिप रजिस्टर कराने जा रहा है उस दिन से ठीक 6 महीने पहले तक, ठीक 6 महीने पहले तक उसे भारत के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहना पड़ेगा, तो वो अपने आप को इंडिया में सिटीजन रजिस्टर करा सकता है। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 19 जुलाई 1948 का डेट है। इससे पहले जो लोग हैं, जो लोग माइग्रेट हुए हैं, अगर वो लगातार इस दिन तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह इंडिया में रह रहे हैं तो इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अगर इसके बाद ये माइग्रेट हुए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उस दिन से ठीक पहले 6 महीने तक उन्हें भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये आपका आर्टिकल 6 में बताता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 7 की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं उन लोगों के नागरिकता अधिकारों की बात की जाती है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो दोबारा पाकिस्तान से भारत आ जा रहा है रीसेटलमेंट प्रोसेस के तहत, तो अगर वो दोबारा पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशनल है। क्या कंडीशंस हैं? तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का माइग्रेशन हो रहा है पाकिस्तान से इंडिया, मतलब पहले वो इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया, और ये जो काम हो रहा है वो 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन वही बात है कि जिस दिन वो अपना सिटीजनशिप रजिस्टर कराने जाएगा उसके ठीक 6 महीने पहले तक वो भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा हो, ठीक है। तो इसको आप यहां समझ लें। ये एक डेट है 1 मार्च 1947 और एक डेट है आपका 26 जनवरी 1950। अगर इस बीच में कोई व्यक्ति पहले इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू इंडिया आ गया तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू ये इंडिया आ गया तो इसे भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक शर्त पे कि जिस दिन ये अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है उसके ठीक 6 महीने पहले तक वो भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रिसाइड कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसके नागरिकता की बात हम कब करते हैं? इसके बाद। तो हम कह सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा, ठीक है। तो यही प्रोविजंस आपके यहां पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका माइग्रेशन पाकिस्तान से इंडिया हो रहा है आफ्टर 26 जनवरी 1950 और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज गवर्न्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब यहां पर आर्टिकल 7 में जो माइग्रेशन की बात की गई है आपको ध्यान में रखना होगा, ये 26 जनवरी 1950 से पहले के माइग्रेशन की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं। उसके बाद अगर कोई माइग्रेशन होता है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा डील किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम पीआईओ की बात करें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बाद में आप देखेंगे यही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के भी प्रोविजंस को कवर करता है। तो अगर कोई पीआईओ है, चाहे वो 26 जनवरी 1950 से पहले पीआईओ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद पीआईओ हो, दोनों प्रोविजन है। अगर कोई व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब वो व्यक्ति, उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर इसकी यहां पर एक शर्त है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पीआईओ है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कि अगर कोई भी पीआईओ है, अब ये किसी फॉरेन कंट्री में
ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है, ठीक है, और इसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि इसको जिस कंट्री में ये रिसाइड कर रहा है, जिस फॉरेन कंट्री में ये रिसाइड कर रहा है, उस वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट या फिर आप कह सकते हैं डिप्लोमेट के पास जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये प्रोविजन यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 8 में। इसके बाद फ्रेंड्स जो आर्टिकल 9, 10 और 11 है, तो ये अदर प्रोविजन है सिटीजनशिप के। आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। आर्टिकल 10 क्या बताता है कि हम कोई भी अगर सिटीजनशिप राइट हम कैरी कर रहे हैं, हमारे पास इफ वी बियर एनी सिटीजनशिप राइट, है ना, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस और लेजिस्लेशंस मेड बाय द पार्लियामेंट। हम अगर कोई भी सिटीजनशिप राइट या नागरिकता अधिकार कैरी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है, ठीक है। उसमें रेगुलेशन, उसमें चेंज, उसमें अमेंडमेंट संसद कानून बना के कर सकता है। तो ये बात आर्टिकल 10 हमें बताता है। और आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, तो वी कैन से दैट ओनली पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्विजिशन और टर्मिनेशन का अगर कोई भी कानून बनाना है, तो ये अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। ये बात हमें आर्टिकल 11 बताता है। अब देखेंगे आर्टिकल 10 और 11 जो है, कहीं ना कहीं ये दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स भी हैं, हमारे संविधान को यूनिटरी बनाते हैं ये, ठीक है। हमारा सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्टेट से ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है इन दोनों प्रोविजंस में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सब इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 से 11 तक के जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप या नागरिकता की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया, और इससे पहले आप कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस 2018 में भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है, पार्ट 2 में अंडर आर्टिकल 5 to 11। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है कि इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, जो भारत की नागरिकता है वो इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू नहीं मिल सकती है। तो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 5 रास्ते बताए गए हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के, जिसमें पहला है आपका, आप कह सकते हैं बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तीसरा है आप कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और पांचवा है आपका सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वर्णित है सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अगर किसी ने भारतीय बैंक में, किसी भारत के बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, बिकॉज डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी, नॉट अ बेसिस टू एक्वायर सिटीजनशिप एज पर दी सिटीजनशिप एक्ट और एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट पीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she, एक व्यक्ति है जिसकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। कंडीशन दिया गया है कि इफ ही और सी रिनाउंसेस द इंडियन सिटीजनशिप, तो बिल्कुल सही है, अगर कोई अपना सिटीजनशिप छोड़ देगा इंडियन सिटीजनशिप तो वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 9 के माध्यम से, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि अगर स्वेच्छा से किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला और दूसरा तो हमारा सही हो गया। मैरीज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से शादी कर लेते हैं किसी फॉरेन नेशनल से, तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम एम्बिगस है। चौथे की बात करें, क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म तो कंस्ट्रक्टिव होता है ना, इवन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अगर कोई कर रहा है तो सिटीजनशिप समाप्त नहीं होती है ना, उसके लिए कुछ है पनिशमेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। तो पहला और दूसरा केवल हमारा यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसमें आप देखेंगे केवल 3 तरीके हैं सिटीजनशिप लूज करने के। एक है आपका थ्रू टर्मिनेशन, एक है आपका
जो अगला है आप कह सकते हैं थ्रू डिप्राइवेशन, और तीसरा जो मेथड है हम कह सकते हैं थ्रू रिनंसिएशन। इन तीन मेथड के अलावा और कोई तरीका नहीं है सिटीजनशिप को समाप्त करने का अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां तो सिर्फ एक्विजिशन की बात की जाती है, सिटीजनशिप देने की बात की जाती है, समाप्त करने की बात नहीं की जाती है। ठीक है, समाप्त करने के लिए विषय में आप देखेंगे केवल आर्टिकल 9 है जो ये बताता है कि अगर कोई और कंट्री की अपनी स्वेच्छा से सिटीजनशिप ले ले तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लूज करने के मेथड है वो केवल तीन मेथड हैं, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन और रिनंसिएशन, जो कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा हमें पता चलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ऑलरेडी पूछा चुका है। ठीक है, तो अभी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो अभी हमने देखा कि जो यूएसए के नागरिक होते हैं वो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर है उसके भी सिटीजन माने जाते हैं और जो स्टेट है उसके भी सिटीजन माने जाते हैं। मतलब जो यूएसए का सिटीजन होगा, फर्स्टली ही कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड सेकेंडली ही कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट वेयर ही रिसाइड्स। जहां पर वो रह रहा हो वहां का भी वो सिटीजन कंसिडर किया जाता है। जो डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, ना कि इंडिया की। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को एक्वायर करने के जो कंडीशंस हैं उसको प्रिस्क्राइब करना या बताने की जो पावर है वो किसके पास है, तो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास है। ओनली पार्लियामेंट है पावर टू मेक लॉज और रेगुलेशंस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज नथिंग बट सिटीजनशिप। तो यहाँ पर आर्टिकल 11 आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिकल 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिक्लेयर्स दैट द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉज और लेजिस्लेशन। ठीक है, और वी कैन से दैट बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर पार्लियामेंट हैड क्रिएटेड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 व्हिच गिव्स प्रोविजन फॉर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 का जो एक्ट है हमारा उसके अनुसार अगर कोई पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उसे अगर इंडिया का सिटीजन बनना है तो उसे कितने दिन तक भारत में रिसाइड करना होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 सालों तक। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा उसका जो सेक्शन 5 है, जो सेक्शन 5 है सिटीजनशिप एक्ट का, वी कैन से दैट इट डील्स विद द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मस्ट बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years टू एक्वायर अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 साल तक उसे रिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है कि विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट आपको यहां पर दी गई है। पहला लिख रहा है कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आपको करेक्ट का ही चयन करना था। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। वन सिटीजनशिप एकल नागरिकता की तो हम बात करते ही हैं। डोमिसाइल की बात करें फ्रेंड्स तो हम कह सकते हैं कि एट अ टाइम अ पर्सन हैव ओनली वन डोमिसाइल। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें तो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। ऐसा नहीं है कि आप एक ही समय पर 2 जगह का डोमिसाइल लिख सकते हैं। जब आप फॉर्म को फिल करते होंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आपसे पूछता होगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे डोमिसाइल ऑफ यूपी पूछेगा, उत्तराखंड का भर रहे हैं तो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड पूछेगा। तो एक बार में आप एक ही जगह के डोमिसाइल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 जगह का डोमिसाइल हो जाओगे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो नागरिकता है वो या तो बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन हो। ये दोनों मेथड कंसिडर किए जाते हैं, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। तो आप भारत में आप कह सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी फॉरेनर को एक बार सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई तो उसे कभी भी छीनी नहीं जा सकती है सिटीजनशिप, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो आर्टिकल 9 है वो क्या बताता है कि अगर यही फॉरेन नेशनल है, उसने किसी और देश की नागरिकता सपोज कीजिए वॉलंटरली एक्वायर कर ली, तो सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का वो भी बताता है कि 3 वेज हैं, डिप्राइवेशन, रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन और टर्मिनेशन। ये मेथड है सिटीजनशिप को खत्म करने के। तो ऐसा नहीं है कि किसी सर्कमस्टेंसेज में सिटीजनशिप खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो केवल 1 ओनली हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। ठीक है,
जो हेड ऑफ द स्टेट है वो या तो बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन हो, ध्यान रखिएगा। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है तो इसको भी आप देख लीजिए यहाँ पर। हालांकि ये सिटीजनशिप एक्ट हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन अगर नेचुरलाइजेशन की हम बात करें तो नेचुरलाइजेशन का मेथड ये कहता है फ्रेंड्स कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो भारत के अंदर रिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन से उसे सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर टोटल, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो भारत के अंदर रिसाइड कर रहा है और ये अपना फॉर्म लेके गया रजिस्टर कराने खुद को सिटीजन के तौर पर, ठीक है। तो शर्त क्या है नेचुरलाइजेशन की, यहां पर शर्त ये रखी गई है कि टोटल 12 साल के पीरियड तक आपको भारत में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है। अब ये 12 साल का पीरियड जो है ये भी कंडीशनल है। कैसे कि जिस दिन आप अपने आप को रजिस्टर कराने जा रहे हो सिटीजन के तौर पर, उस दिन के ठीक आप कह सकते हैं 12 मंथ पहले तक आप भारत में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हो। सबसे पहले 12 मंथ तक आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो भारत के अंतर्गत, और फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 14 सालों का, जो 14 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें मिनिमम 11 ईयर्स तक, 11 साल तक आप भारत के अंतर्गत ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हो। मतलब एक बार ध्यान से समझिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो उसके ठीक 12 महीने पहले तक आप भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, पहली कंडीशन ये है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 14 सालों का, उसमें कम से कम 11 सालों तक आप भारत के अंतर्गत ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहे हो। तो ये टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 11 साल यहां पर, 12 महीने का मतलब 1 साल यहां पर हो गया, तो 11 + 1 जोड़ दीजिए, टोटल 12 सालों तक आपको भारत के अंतर्गत ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहना है। जिसमें जो लेटेस्ट 1 ईयर है या 12 मंथ है वो रजिस्ट्रेशन डेट के ठीक 12 मंथ पहले का डेट होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी को सिटीजनशिप मिलती है तो उसे हम कह सकते हैं कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो ऐसा व्यक्ति भी हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट बन सकता है भारत का। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पर व्यूज भी नहीं आते हैं तो आप वीडियो को देखा करें और शेयर जरूर करें, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस हो रहे हैं। यदि आप यूपी आरओ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के भीतर ही आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस विद पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि विद पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ये पूरा यहां पर कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम आपका है 2023 का, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी चैनल पर एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, मेंस आंसर राइटिंग। तो यहां पर इन वीडियोस को भी आप देखें क्योंकि यहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जा रहा है, मेंस आंसर राइटिंग सेक्शन में भी। ओके फ्रेंड, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।